हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए आंसर की के साथ। दोस्तों अभी आपको जो सीजी टेट का पेपर 1 हुआ उसका हमने मैथ्स का न्यूमेरिकल और पेडागोजी सेक्शन का पूरा सटीक आंसर की कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, अभी हम देखेंगे पर्यावरण का आंसर की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए पर्यावरण का किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था और उसको हमें किस प्रकार से सॉल्व करना था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम सटीक से सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पर्यावरण का हमारा क्वेश्चन नंबर 121 से। ठीक है, यह है आपका सेट सी, ये दोस्तों आपका सेट सी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला का सबसे पहला क्रम क्या आता है दोस्तों, सबसे पहला आता है आपका सूर्य। देखिए चारों ऑप्शन में आपका सूर्य दिया गया है। उसके बाद देखिए सूर्य के बाद आपका हिरण नहीं आएगा, ठीक है, और ये आपका शेर नहीं आएगा। मतलब आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के बाद ये हमारा घास आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे गए थे, बिल्कुल आपसे आपका 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन था आपका एनवायरनमेंट का। ठीक है, देखिए आपका एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपका आंसर की आने के बाद ही उसका सटीक आंसर मिलता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा व्यापम क्या करता है, कई प्रश्नों को विलोपित भी कर देता है, कई प्रश्नों का आंसर जो है आंसर की में भी अलग आ सकता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को आप अन्यथा मत लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, तारे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं तारे। तो देखिए तारों का चमकना मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, ये होता है आपका अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखिए आपका अपवर्तन किस में दिया है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अपवर्तन मतलब क्या होता है दोस्तों, धोखा। ठीक है, जो तारे होते हैं, जो आसमान में तारे होते हैं, वे चमकते नहीं हैं, वे लगातार प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं, लेकिन हमारे आँखों को वो क्या दिखाई देता है, वो एक चमकता सितारा के रूप में दिखाई देता है। मतलब हमें लगता है कि वो चमक रहा है, लेकिन वो रियल में चमकता नहीं है, मतलब हमारे आंखों को धोखा हो जाता है। ठीक है, मतलब तारों का चमकना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 123 नंबर। देखिए प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें। देखिए अब जो हम प्याज की खेती करते हैं उसमें कौन कौन से चरण आ जाएंगे, इसको हमें बनाना है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या आएगा, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज़मीन जोतना या फिर उसके प्याज के पौधों से सूखी पत्तियां हटाना, ये तो आपका लास्ट में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा काम क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़मीन को जोतना। मतलब पहले में क्या आ जाएगा, ए, मतलब ये हो जाएगा। देखिए आपका सिर्फ और सिर्फ बी में दिया है, बाकी को हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए आज हम जो भी आंसर लेंगे ये सारे आंसर आपका जो है संभावित है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है विलोपित भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है कि व्यापम में कई प्रश्न विलोपित हो जाते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया, 124 नंबर, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है। देखिए दोस्तों जो पृथ्वी है उसमें दिन और रात किस कारण से होता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए में क्या दिया है, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों। अब देखिए पृथ्वी जो है परिक्रमा करता है, किसका परिक्रमा करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है। ठीक है, ये हमारा सन है, तो ये हमारा अर्थ है। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण और ये कितने दिन में होता है, 365 दिन में। तो पृथ्वी के परिक्रमण काल से ये हमारा दिन और रात नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ये एक परिक्रमण काल ये एक साल में पूरा करते हैं, मतलब एक साल में दिन और रात होता है क्या, नहीं होता। मतलब ये हमारे ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। उसका देखिए पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है, ये आप यहाँ पर ये फिर से आ गया आपका परिक्रमण, मतलब ये ऑप्शन भी होगा नहीं। ठीक है, अब इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो दिन और रात होता है वो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक बार घूमता है और उसके घूर्णन के कारण ही जो है हमें दिन और रात होता है। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 125 नंबर। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है। क्या दिया है, पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है। तो देखिए आसपास के बदलाव के अनुकूल ढलना हो सकता है, ये भी पर्यावरणीय जोखिम से निपटने में सहायता करना, ये भी हो सकता है दोस्तों। लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो आपका होगा ही होगा। उसका देखिए आपका डी में क्या दिया, पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना, ये भी आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। उसका देखिए ई में क्या दिया है, पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए, तो ये ऑप्शन मतलब इसका इसमें देखिए और दिया है, समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करना। तो आपका देखिए स्ट्रॉन्ग आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ई और डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग आंसर। अब देखिए इसी के आधार पर हम देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। देखिए आपका देखिए केवल ए बी सी। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जिसमें आपको सभी आंसर सही लग रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका क्या क्या दिया है, आपका देखिए बी में दिया है सी डी ई,
सी में दिया है दोस्तों केवल बी सी डी, डी में दिया है केवल डी ई ए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न में जो है व्यापम चाहे इसको विलोपित भी कर सकता है, ठीक है, या फिर इसमें कोई और आंसर ले सकता है, क्योंकि लगभग सही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो ज़्यादातर हमें आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए उसी प्रकार से एक और प्रश्न है आपका, देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित को मिलाएं। देखिए अब सूची दिया है आपका, देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, उसके बाद सेंसरी मोटर स्टेज है, उसके बाद देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको हमें मिलाना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया दोस्तों आपका सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, आपका सेंसरी मोटर चरण किस में होता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका पर्यावरण में वस्तु का हेर फेर। ठीक है, तो देखिए आपका बी का 1 किस में दिया गया है, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। बी का 1 आपका देखिए बी और सी दोनों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बी का आपका जो है बी का 1 बी और सी दोनों में देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए हम ए को देखते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है हमारा बच्चा जो है शब्दावली सीखना शुरू कर देता है, मतलब ए का 3। तो ए का 3 किस में हो जाएगा, देखिए ए का 3 ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए उसके बाद 127 नंबर क्या दिया है, देखिए निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुनिए। अब देखिए पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है, तो ये कहीं ना कहीं आपका कथन ए तो सही लग रहा है। अब उसके बाद हम कारण को भी देख लेते हैं। बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इस समस्याओं के निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। देखिए आपका निगेटिव टैग वर्ड क्या आ गया, हासिल नहीं होता, ये बोल रहे हैं, मतलब आपका कारण आर गलत हो जाएगा। तो देखिए आपका ए तो सही हो जाएगा लेकिन आर गलत हो जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ए सत्य हो जाएगा और आर असत्य हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, 128 ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके रचनावादी पद्धति में कौन कौन से कथन सत्य हो जाएंगे। अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में होते हैं। ठीक है, उसका देखिए जहाँ शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका देखिए सेकंड में क्या दिया है, गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालने पर है। ठीक है, तो ये आपका दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका दोनों ए और बी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए क्या दिया, 119 नंबर, वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों वायुमंडल का तापमान को बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक गैस कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए सभी गैसों का अपना एक निश्चित अनुपात होता है। कोई भी गैस जो है कोई भी गैस अगर बढ़ जाता है या फिर कम होता है, मतलब ये पर्यावरण असंतुलन का कारण बनता है। तो वायुमंडल का तापमान को बनाए रखने के लिए हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यक होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। ध्यान दीजिएगा, दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा ये बोला गया। देखिए ध्वनि संदेशों का उपयोग करके, बिल्कुल करेगा भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन बी में क्या दिया है, मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके। ठीक है, अब देखिए जो बच्चा देख नहीं सकता उसको हम बोल करके भी समझा सकते हैं, मतलब आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सी में क्या दिया है, साथियों द्वारा स्पष्टीकरण द्वारा, ये भी आपका सही हो जाएगा। साथियों से हम पूछ करके या फिर हम बच्चे को बोल सकते हैं कि आप अपने साथी से पूछ करके आसपास बातें कर करके अपना जो है निदान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डी में क्या दिया है, ठोस अनुभव का उपयोग करके, मतलब ये आपका चारों ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी और डी तीनों। ठीक है, सॉरी चारों। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, 131। देखिए यदि ए एक कीट है, बी बाज है, सी सांप है और डी मेंढक है, तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले कीट है, कीट में क्या आ जाएगा आपका ए। ठीक है, अब कीट को कौन खाता है, तो कीट को कौन खाएगा, देखिए उसके बाद हम देखेंगे मेढक। ठीक है, कीट को कौन खाता है, डी मेढक। ठीक है, मेढक का कौन सा है दोस्तों, डी। उसके बाद देखिए मेढक को कौन खाता है, तो मेढक को खाता है दोस्तों आपका सी सांप।
ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सी। उसके बाद सांप को कौन खाता है, आपका बाज, मतलब ये आ जाएगा दोस्तों आपका बी, मतलब ADCB। ADCB किसमें है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, 132, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए क्या बोला है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है। अब देखिए क्या बोला दोस्तों, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अब देखिए चंद्र ग्रहण कैसे होता है, देखिए यह है आपका दोस्तों सूर्य, यह है आपका सूर्य, ठीक है, यह है आपका पृथ्वी। अब ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये जो पृथ्वी ये सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पृथ्वी का परिक्रमा कौन कर रहा है, ये कर रहा है दोस्तों आपका चंद्रमा, मून, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो है पृथ्वी इस प्रकार से ये घूमते घूमते परिक्रमण कर रही है, ठीक है। अब इस पृथ्वी का परिक्रमण कौन कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है चंद्रमा। अब इसमें देखिए एक कंडीशन ऐसा आता है कि एक होता है दोस्तों आपका सूर्य, ठीक, एक होता है आपका सूर्य। अब इसके बाद देखिए चंद्रमा जो है इसके जस्ट पीछे में आ जाता है, ठीक है। ये होता है आपका सूर्य, चंद्रमा इसके जस्ट पीछे में आ जाता है, मतलब सूर्य के बाद ये आ जाता है आपका दोस्तों पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका आ जाता है चंद्रमा। अब इसमें क्या होता है, ये सूर्य का जो है रोशनी आपका डायरेक्ट चंद्रमा में नहीं पड़ पाता, मतलब ये पृथ्वी के कारण ये अंधेरा हो जाता है, ठीक है। इसी के कारण इसमें क्या होता है दोस्तों, हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका सूर्य आएगा, फिर उसके बाद पृथ्वी आएगा, उसके बाद आपका चंद्रमा आएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी में अगर आपको सूर्य ग्रहण पूछ दिया होता तब की कंडीशन में क्या होता, देखिए पहले आ जाता दोस्तों आपका सूर्य, ठीक है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, सबसे पहले आ जाता आपका सूर्य, ठीक है। उसके बाद क्या आता दोस्तों, सूर्य के बाद चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद आ जाता आपका पृथ्वी, ठीक है। सूर्य के बाद आता आपका चंद्रमा, मतलब चंद्रमा जो है सूर्य और अगर पृथ्वी के बीच में हो जाए तब की कंडीशन में हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, मतलब इस सूर्य का परछाई हमारे डायरेक्ट पृथ्वी में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका सूर्य ग्रहण के केस में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 133 में क्या दिया है कि EVS मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक है। देखिए मानचित्रण के बारे में हमें पढ़ना है, मैप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमें इसमें देखिए मैपिंग के बारे में पढ़ना है, तो मैप हमें क्या चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से बताता है, रिकॉर्डिंग क्षमता ये तो नहीं बताएगा भाई, गणना और पूर्वानुमान, देखिए गणना और पूर्वानुमान बताता है, लेकिन इससे और ज़्यादा जो है स्थानों की सापेक्ष में स्थिति की समझ, ये हमें मानचित्रण बताता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला और आज का सबसे आसान प्रश्न। देखिए क्या दिया, 134 नंबर, ठीक है, हर एक बच्चा से बना होगा और बनना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक बच्चा भी दे सकता है। देखिए प्रतीक चिन्ह को पहचाने, तो ये हमें किस रूप में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है दोस्तों आपका कुआं के रूप में, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे उन जानवरों को रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते, ठीक है, उन जानवरों को रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते। इसमें हम छात्रों को समझा सकते हैं, क्या समझा सकते हैं दोस्तों, अवलोकन तो समझा सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए डेटा एकत्रीकरण, तो ये तो आपका होगा नहीं, डेटा एकत्रीकरण की बात इसमें कहीं पर नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका देखिए रचनात्मक सोच, ठीक है, आपका क्रिएटिव थिंकिंग, ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका कैटेगराइजेशन, मतलब वर्गीकरण भी आपका सही हो जाएगा, मतलब ए सी और डी आपका किसमें हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 136, 136 नंबर क्या दिया है, देखिए दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक है। उसमें देखिए कथन में क्या दिया है, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए EVS शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए भाई, EVS की शिक्षकों को जो है मल्टीमीडिया सामग्रियों का उपयोग करके बच्चों को समझाना चाहिए। तो ये हमारा कथन तो सही हो जाएगा। उसके बाद कारण आर, मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षण का अनुभव प्राप्त हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन पे हम चलते हैं। देखिए कथन और आर कारण दोनों असत्य है, ये तो होगा नहीं, आर सत्य है, ए सत्य है और आर असत्य है, ये भी नहीं होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर EVS अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा जो है प्राथमिक विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। इसमें तो हम कहीं ना कहीं सर्वेक्षण की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही व्याख्यान की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों आपका प्रदर्शन और चर्चा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद इसका जब भी आंसर क्या आएगा
उसमें हम संभावित आंसर से मिलाप कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया 138। देखिए, सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। अब देखिए, सीखने को बढ़ाना है, ठीक है, सीखने को बढ़ाने के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन का? तो ये होना चाहिए दोस्तों सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है। देखिए, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि सीखने का मूल्यांकन, ठीक है, सीखने का मूल्यांकन नहीं करना दोस्तों, सीखने के लिए मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 139 बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तंबाकू के धूम्रपान, अब धूम्रपान आ जाएगा तो सबसे पहले किसको प्रभावित करेगा? ये करता है दोस्तों हमारे फेफड़ों को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उसके बाद हम बाकी ऑप्शन को भी पढ़ना है। देखिए, आपका त्वचा नहीं होगा, कान नहीं होगा, छोटी आंत नहीं होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है दोस्तों? आपका फेफड़े को, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है 140। देखिए क्या दिया है, सही जोड़ी बनाइए। अब देखिए, फ्रॉबेल है, रूसो है, रेमांड है, मॉन्टेसरी है, ठीक है। अब इसमें देखिए फ्रॉबेल, देखिए सबसे पहले फ्रॉबेल का कथन क्या है? तो फ्रॉबेल क्या कहते हैं दोस्तों? बच्चे जो है खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं। देखिए इसमें दिया है क्या, नहीं दिया है। उसके बाद फ्रॉबेल और क्या कहता है कि माताएं आदर्श अध्यापिका है। तो देखिए पहला का आपका सेकेंड, ठीक है, ए का आपका सेकेंड, ये आपका देखिए हम चलते हैं ऑप्शन पे, देखिए कौन सा हो जाएगा, ए का सेकेंड। ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए का सेकेंड, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए उसके बाद देखिए आपको पूछा गया दोस्तों शारदा एक्ट से, ठीक है, शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया कथन, ये तो सही है। उसका देखिए शारदा एक्ट के बाद क्या दिया है, सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की है। अब देखिए दोस्तों कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। इसमें देखिए कारण आर में क्या दिया कि कथन ए के अनुसार ऐसा करके हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए डायरेक्ट दे दिया गया है कि सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कों की उम्र कितना किया गया है, 21 वर्ष। तो इसके हिसाब से हमारे एक कारण आर भी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम शारदा एक्ट के हिसाब से देखेंगे तो शारदा एक्ट के हिसाब से क्या था दोस्तों, लड़कियों के लिए शादी का उम्र था ये था दोस्तों आपका 14 साल और लड़कों के लिए शादी का उम्र था 18 साल, ठीक है। ये था दोस्तों आपका शारदा एक्ट के हिसाब से। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए आपका, देखिए कथन ए तो सत्य है और कथन आर असत्य है, और बाकी इसका राइट आंसर आपको आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको डिफाइन करके नहीं दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए एकल परिवार का अर्थ है, तो एकल परिवार क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल पति पत्नी, ठीक है, केवल पति पत्नी तो हो जाएगा, लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन है क्या, देखिए माता पिता एवं बच्चे, मतलब केवल पति पत्नी और बच्चे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इससे ज़्यादा राइट आंसर, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या दिया है, 1971 के बाद बाहर से आए व्यक्ति, ये तो होगा नहीं, माता पिता बच्चे दादा दादी, ये तो आपका संयुक्त परिवार का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों के लिए बचाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। देखिए आपका पीलिया है, डिप्थीरिया है, टिटेनस है और काली खांसी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डीपीटी का टीका हम पीलिया के लिए नहीं लगाते, बाकी आपका डिप्थीरिया, टिटेनस और काली खांसी के लिए लगाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी होगी। तो देखिए अगर गले में अगर वृद्धि हो जाए, मतलब गले की हड्डी में अगर वृद्धि हो जाए तो वो हमारा कौन सी कमी के कारण होता है दोस्तों, वो होता है आपका आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए संक्रामक रोग है आपका कैंसर, एनीमिया, HIV और खसरा। तो देखिए कैंसर तो आपका संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, कैंसर आपका, और एनीमिया भी आपका संक्रामक रोग नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका HIV एड्स ये आपका संक्रामक रोग है। उसके बाद खसरा, ठीक है, ये भी आपका संक्रामक रोग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों 146 नंबर। देखिए क्या दिया है कि मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए पाचन तंत्र के बारे में बताना, तो सबसे पहले देखिए क्या आ जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आता है आपका ग्रसनी, उसके बाद दोस्तों आपका आता है ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आपका अमाशय, ठीक है, ग्रास नली के बाद आपका अमाशय आता है, सबसे लास्ट में आता है दोस्तों आपका बड़ी आंत। तो देखिए आपका पहला और तीसरा किसमें दिया है दोस्तों, आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपको सभी पता ना हो तो इस प्रकार से आप 1 और 2 को ही निकाल करके बना सकते हो। अब देखिए 147 क्या दिया है कि घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीवन भर के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे,
ठीक है, देखिए घास का पारिस्थितिक तंत्र कुछ इस प्रकार से जीवन वर्ग के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर क्या क्या बनेगा। तो सबसे ज़्यादा क्या आता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आता है हमारा उत्पादक। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका उत्पादक जो आपका पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे हो जाएंगे दोस्तों आपका उत्पादक। तो सबसे पहले आपका उत्पादक आएगा। चौथा आपका देखिए ये तो हमारा सी होगा नहीं क्योंकि इसमें चौथा दिया नहीं है। ठीक है, इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारे ए बी और डी में दिया है। चौथा के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा उत्पादक के बाद देखिए इसमें आपको सीरीज से दिया गया है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए चौथा के बाद आपका दूसरा आ जाएगा, दूसरा के बाद आपका द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा, फिर लास्ट में आपका पहला। ठीक है, तो आपका चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, खाद्य जाल में। ठीक है, खाद्य जाल में क्या होती है। देखिए खाद्य जाल है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, खाद्य श्रृंखला होती है। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला नहीं होती, ये तो होगा नहीं। खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है। जाल मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना। ठीक है, कई चीज़ों को हम जोड़ करके ही जाल बनाते हैं। तो खाद्य जाल क्या हो जाएगा दोस्तों, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा 149 नंबर क्या दिया है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है। तो मनुष्य क्या है दोस्तों, उत्पादक तो कभी मनुष्य होगा ही नहीं क्योंकि मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। ठीक है, और ये आपका अपघटक भी होगा नहीं। ठीक है, तो मतलब मनुष्य क्या है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य हमेशा क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट प्रश्न। देखिए क्या दिया है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। अब देखिए मरुस्थलीय जो होता है उसका पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होंगे दोस्तों। देखिए आपका ये गर्मी भी हो जाएगा, ठीक है, मृदा भी हो जाएगा, जल भी हो जाएगा, कटीली झाड़ियाँ, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, मरुस्थल में आपका ऊँट भी पाए जाते हैं, भेड़, बकरी, चूहे सभी पाए जाते हैं। मतलब ये आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तीनों आपका हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों हमारे इन्वायरमेंट के 30 प्रश्न। देखिए चूँकि मैंने आपको वीडियो में केवल और केवल 20 मिनट में आपको कंप्लीट करके बता दिया, तो आप भी इसको 15 से 20 मिनट में ही आराम से कर सकते थे। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसके बाद आपका तो दोस्तों इसका मैथ्स का आपका पेडागॉजी और न्यूमेरिकल का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इसके बाद हम अगली क्लास में पेपर 2 का मैथ्स और साइंस, ठीक है, मैथ्स और साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, बिल्कुल सटीक आंसर लेकर के आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।